औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारा लॉ गेट के सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लीगल एथिक्स का, जो कि कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट ऑफ एडवोकेट्स पर मबनी है। ये हमारा चैप्टर जो है, ये 12वां चैप्टर है, द प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स एक्ट 1976 का। इसके जो रूल्स हमारे सिलेबस का हिस्सा है, हमारे लॉ गेट का हिस्सा है, वो 134 से लेकर 175 ए तक जो है वो हमारे सिलेबस में शामिल है। मेरी ये वीडियो इस सिलसिले में है कि हम बेयर एक्ट की रीडिंग करके उसकी प्रॉपर सेंस हासिल कर सकें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। एक तो फुल फ्लैश्ड सेंस आपको इन तमाम रूल्स की समझ आ जाएगी, फिर इसको कितने हिस्सों में बांटा हुआ है और इसको किस तरह से हमने डील करना है, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स इसके अंदर से कौन से हैं और कौन सी लाइंस इस तरह की हैं जो कंसेप्ट वाइज इम्पोर्टेंट हैं और बाज दफ़ा जो है वो बेयर एक्ट की लैंग्वेज ही यूज करके एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं और उसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग कर दिए जाते हैं। तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। तो इस सिलसिले में आप हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहें, हमारे साथ लगे रहें इस चीज़ को लेके, ताकि आपको आइडिया हो कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको डिफरेंट सेक्शंस में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला हमारा सेक्शन जो है वो उसके अंदर ए पार्ट है, कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट्स, यानी कि एक एडवोकेट जो है उसका कंडक्ट दूसरे एडवोकेट्स के साथ किस तरह का होना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट इसके अंदर है हमारा रूल, वो है 134। तो इसके अंदर क्या बताया गया है वो हम पढ़ते हैं। It is the duty of every advocate to uphold at all times the dignity and high standing of his profession, as well as his own dignity and high standing as a member thereof। कि एक एडवोकेट जो है उससे ये उम्मीद रखी जाती है कि उसने अपहोल्ड करना है किस चीज़ को, डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग। किस चीज़ की हाई स्टैंडिंग अपहोल्ड करनी है? अपनी भी और अपने बार की भी। यानी कि वो एक तो एडवोकेट अपनी कैपेसिटी में भी है, दूसरा ये है वो किसी ना किसी बार का मेंबर भी होता है। तो उसने अपनी कैपेसिटी और अपने मामलात इस तरह से डील करने हैं कि वो इन दोनों चीजों को साथ साथ रख सके। यहाँ पर दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एक है डिग्निटी और दूसरा है हाई स्टैंडिंग। ये हमारे सामने है, नंबर 1 पे इसका आता है डिग्निटी और दूसरा वर्ड जो हमारा है वो है हाई स्टैंडिंग ऑफ हिज प्रोफेशन एज वेल एज ऑन डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग एज अ मेंबर देयर ऑफ। तो अगर इसमें से एमसीक्यूज आए तो वो बाज दफा ये पूछ सकते हैं कि 134 जो हमारा रूल है वो किसके बारे में डील करता है। तो ये ऑप्शंस दिया होगा, कोई और ऑप्शन किसी और रूल को उठा के दे देंगे, तो आपको एग्जैक्ट का पता होना चाहिए कि 134 यानी कि 134 किसके बारे में डील करता है। इसके अंदर हमने बता दिया दो कॉन्सेप्ट है, एक एडवोकेट ने अपनी डिग्निटी और हाई स्टैंडिंग को अपहोल्ड करना है, दूसरा अपनी बार की भी। क्योंकि ये पूछा जाता है और जानना पहचाना जाता है कि जी आप किस बार से ताल्लुक रखते हैं, तो इस लिहाज से ये जानना और इस चीज को अपहोल्ड करना डिग्निटी को बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है 135 यानी कि 135, वो किस चीज के बारे में डील करता है। एडवोकेट शैल नॉट सोलिसाइट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टीजमेंट और बाय एनी अदर मीन्स। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है सोलिसाइट का वर्ड है। सोलिसाइट का जो वर्ड है उसके मीनिंग्स क्या होते हैं? बेसिकली ये वर्ड यूज होता है आस्क फॉर और ट्राई टू obtain समथिंग फ्रॉम समवन। यानी कि हम कोई चीज एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश करते हैं या किसी को उभारते हैं इस चीज के लिए, या पूछा जाता है कि हम किसी दूसरे शख्स से कुछ obtain करना चाह रहे हैं। प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टीजमेंट और बाय एनी अदर मीन्स, this clause shall not be construed as prohibited the publication or use of ordinary professional cards, nameplates, or convention listing in directories, so long as the information contained therein is limited to professional and academic qualifications and public offices currently held and does not contain any matter which savors of personal advertisement। इसका कॉन्सेप्ट सिंपली समझ लें कि
सबसे पहली चीज ये है कि एक एडवोकेट जो है वो एडवर्टीजमेंट्स नहीं अपनी करेगा। एडवर्टीजमेंट जिस तरह के मार्केटिंग अप्रोच होती है कि अपना आपका एज अ ब्रांड पेश करने की कोशिश करना, ये बिजनेस नेचर होती है। एडवोकेसी में ये चीज नहीं आती। तो उसने अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं करनी। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो ऑर्डिनरी प्रोफेशनल कार्ड्स ना छुपवाए। जिस तरह के ऑर्डिनरी कार्ड्स होते हैं, विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, उसके ऊपर एडवोकेट का नेम लिखा होता है, उसकी क्वालिफिकेशन लिखी होती है, या ये बताया जाता है कि वो किस बार से ताल्लुक रखता है, बस। और फिर उससे सिलसिले में कुछ नेम प्लेट्स होती हैं जो कि ऑफिस के बाहर लगी होती हैं। तो वो एक दरमियाने साइज की होनी चाहिए, जो कि हमारा जो है वो कानून बताता है उसके लिहाज से। आप अपने ऑर्डिनरी कार्ड छपवाएं। ऑर्डिनरी कार्ड्स के अंदर आप अपनी प्रोफेशनल जो है वो थोड़ी डिटेल दे दें, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बता दें कि आपने फर्दर उसके साथ लॉ के साथ कौन सी स्टडी की हुई है, या पीएचडी की हुई है, या कुछ भी। तो ये चीज़ें आप बताएं। लेकिन इन चीज़ों का भी मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप क्या करें, सेवर्स ऑफ पर्सनल एडवर्टीजमेंट। सेवर जो वर्ड है उस ये बेसिकली फूड साइंसेस से ताल्लुक रखता है, और सेवर का मतलब होता है किसी चीज़ का मजा लेना, या कुछ ऐसा करने की कोशिश करना कि फिर आप जो है टच दे रहे हैं एडवर्टीजमेंट की तरफ। आपकी नेचर पीछे वही है, लेकिन आप ऑर्डिनरी कार्ड के ऊपर भी वो सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज नहीं करनी, क्योंकि एडवोकेसी जो है वो बिजनेस से मुख्तलिफ चीज है। एक जो एडवोकेट है उसकी वर्किंग उस तरह से नहीं होती जैसे एक बिजनेस पर्सन की है, या मार्केटिंग के अप्रोच रखने वाले की होती है। तो ये हमें मना किया गया है कि हम अपने आप को सोलिसाइट नहीं कर सकते प्रोफेशनल अपनी एम्प्लॉयमेंट को एडवर्टीजमेंट की शेप में। तो हम अपने आप को एज अ ब्रांड पेश नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद हमारा ये था 135। हम इसे इस तरह से डील कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है एडवर्टीजमेंट को। किस चीज़ की? कि एडवर्टीज करे खुद अपना हमारा वकील, खुद वकील साहब। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि यूज़ की जा सकती हैं, जिसमें ऑर्डिनरी प्रोफेशनल कार्ड्स आ जाते हैं, नेम प्लेट्स आ जाती हैं, कन्वेंशन लिस्टिंग इन डायरेक्टरीज आ जाती हैं। और इनका मकसद क्या है? एज लॉन्ग एज द इंफॉर्मेशन contained therein is limited to professional and academic qualification। तो ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर पार्ट है। ये चीज़ें नोट कर लें कि कौन सी चार पांच चीज़ें हैं जिसका जिक्र किया गया है। ठीक है, ताकि अगर मरूजी सवालात में इसमें से कोई एक स्किप करके पूछ ली जाए तो आपको आइडिया रहे कि ये चार पांच चीजें कौन सी इम्पोर्टेंट थी। और इनका मकसद उन्होंने क्या बताया है कि लिमिटेड मकसद है, और लिमिटेड मकसद हमारा ये है कि हम प्रोफेशनल एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बताएं। ये इनफ है, और आप ये लिमिटेड चीजें बताएंगे। ये नहीं होगा एक कार्ड होगा और उसको भर दें। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारा आता है 136। अब ये किसे डील कर रहा है वो हम देख लेते हैं। एन एडवोकेट shall not imply any other person to solicit or obtain professional employment, nor remunerate another person for soliciting or obtaining professional employment for him, nor shall he share with an unlicensed person any compensation arising out of or incidental to professional employment, nor shall he aid or abet an unlicensed person to practice law or to receive compensation thereto, nor shall he knowingly accept professional employment offered to him as a result of or as incidental to the activities of an unlicensed person। अब ये हमारा 136 इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि अक्सर क्वेश्चन रह जाता है कि क्या जो एडवोकेट है वो अनलाइसेंस्ड पर्सन को अपने साथ रख सकता है, या उसके साथ अपनी जो पैसे हैं, अपनी फीस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो लाफुली तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल रूल हमें कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ मद्देनजर रखनी है कि अनलाइसेंस्ड पर्सन की कैपेसिटी अमीराना भी हो सकती है, और एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको आप अपने वर्किंग के लिए रखना चाहें। ये कॉन्सेप्ट हमारा आता है टाउटी का, कि आप, अब पहले एडवोकेट को रोका गया है कि खुद एडवर्टीजमेंट ना करे, लेकिन 136 में बताया गया है कि वो किसी शख्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा इस वजह से कि वो किसी शख्स को एम्प्लॉय करे कि भाई तुम मेरी एडवर्टीजमेंट करो अब। ठीक है, तुम मुझे मशहूर करो लोगों में। ठीक है, या फिर कोई और पर्सन जो है वो एडवोकेट को लालच दे कि भाई मैं तुम्हें एम्प्लॉयमेंट देता हूँ, और एक अनलाइसेंस्ड पर्सन है कि तुम मेरे लिए काम करो। तो ये चीज जो है ये नहीं होनी। अब इसके कुछ वर्ड्स हैं
कि ना तो उसने अनलाइसेंस पर्सन को अबैट करना है इस तरह से, यानी कि अनलाइसेंस पर्सन अमीर भी हो सकता है, कोई बिजनेसमैन पर्सन हो और वो वकील से हेल्प लेना चाहता हो, लेकिन वो हेल्प इस तरह से चाह रहा हो, वो कोशिश कर रहा हो कि वकील को ही क्यों ना अपने मकसद के लिए मैं हायर कर लूँ। तो इस तरह से नहीं होगा। एक प्राइवेट पर्सन, एक अनलाइसेंस्ड पर्सन इस तरह से वकील से अपने काम नहीं निकलवा सकता, और ना ही वकील किसी और पर्सन को हायर करे, ऐसे अनलाइसेंस पर्सन को जो वकील नहीं है। एक तो इस मकसद के लिए कि उसे एडवर्टीज करे जमाने में लोगों में, ठीक है, या दूसरा उसको अपने काम के लिए रखना चाहे। लेकिन इसमें ये होता है क्लर्क की सेंस इसमें शामिल नहीं आती, क्योंकि क्लर्क के लिए एक महदूद वर्किंग होती है जो डॉक्यूमेंट्री नौयत की होती है। अदालतों में जो है वो वकील नहीं पेश होना होता है। तो ये चीज इसके अंदर आती है कि एक तो आपने वर्ड्स इसके अंदर रखने हैं कि किसी दूसरे पर्सन को सोलिसाइट और obtain प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, ये चीज नहीं करनी। पहला हमें इस चीज से मना करता है 136 जो हमारा है। फिर नॉर रिमनीरेट अनदर पर्सन फॉर सोलिसाइटिंग और obtaining प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट फॉर हिम, और ना ही किसी और पर्सन को उसने रखना है इस मकसद के लिए कि वो वकील साहब के लिए एम्प्लॉयमेंट का काम करे, ठीक है, या प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट इस वजह से रख दे कि भाई तुम्हारा काम है मुझे एडवर्टीजमेंट देना है या एडवर्टीज करना है मुझे। तो ये चीज इसके अंदर नहीं आती। तो ये अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि अनलाइसेंस पर्सन से रिलेटेड जो हमारा कौन सा रूल है, वो है 136। नेक्स्ट हमारा है 137। एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट about a subject of controversy with a party represented by another advocate in the absence and without the consent of such advocate। अब इसके अंदर ये चीज बताई गई है कि एक एडवोकेट ये रवैया इख्तियार करे कि वो दूसरे एडवोकेट की गैर मौजूदगी में इस तरह के इख्तिलाफी बयान पार्टी के सामने करे जिससे उसके दिल में दूसरे एडवोकेट के लिए कोई खराबी पैदा हो। तो ये बड़ा जो है वो एन अब ये समझ लें कि अनएथिकल किस्म का बिहेवियर होगा अगर एक एडवोकेट अपने दूसरे कुलीग की गैर मौजूदगी में किसी पार्टी को जो है वो ऐसे सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी बयान करता है कि जिससे उनके जहन में अपने एडवोकेट के बारे में कोई गलतफहमी पैदा हो। तो ये चीज आ जाती है, ये हमारी विदाउट द कंसेंट ऑफ सच एडवोकेट, तो ये चीज नहीं उसने करनी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है 138। एन एडवोकेट शैल नोट इन द absence ऑफ द अपोजिंग काउंसिल कम्युनिकेट विद और आर्ग्यू बिफोर अ जज और जुडिशियल ऑफिसर except in open court and open the merits of contested matters pending before such judge or judicial officer, nor shall he, without furnishing the opposing advocate with a copy thereof, address a written communication to a judge or judicial officer concerning the merits of the contested matters pending before such। अब हम यहाँ तक पढ़ते हैं, इसका कुछ पहला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है इसमें कि एन एडवोकेट शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ द अपोजिंग काउंसिल, आपका अपोजिंग काउंसिल अभी मौजूद नहीं है, ठीक है, और आप अदालत में खड़े हैं और जज या जुडिशियल ऑफिसर से जो है वो कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया, आर्ग्यू करना शुरू कर दिया, जबकि आपका अपोजिंग काउंसिल अभी आया ही नहीं है। अच्छा, ये उस सूरत हाल में है कि आपका एक स्पेसिफिक केस लिखा हुआ है और लगा हुआ है और कोई ओपन कोर्ट वाला सीन नहीं है, ठीक है, लेकिन आप शुरू हुए हैं और आपने वो बातें करनी शुरू की हैं जो कि आपके कॉन्टेस्टेड मैटर से रिलेटेड भी नहीं है, जो कि पेंडिंग है जज के सामने या जुडिशियल ऑफिसर के, ठीक है। तो इसके अलावा आपने कोई कॉपी भी जो है वो पेश नहीं की वहां पे। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपने एक अदालत में जाना है, एक जुडिशियल ऑफिसर के सामने जो है वो पेश होना, तो यकीनी तौर पर आपके पास कुछ मुआद होगा या वो चीज़ होगी जिस पर आपने बहस करनी है, आपके सूट की फाइल होगी या आपके जो भी मुआद जिससे आपने कॉन्टेस्ट करना है उस मैटर को जिसकी वजह से आप अदालत में पेश हुए हैं। तो इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब ये आप बिला वजह वहां पे खड़े कुछ इस तरह की बातें करना शुरू कर दें जुडिशियल ऑफिसर के साथ। द रूल शैल नॉट अप्लाई टू एक्स पार्टी मैटर्स ऑन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स नॉट सब जुडाइज बिफोर द जज और जुडिशियल ऑफिसर कंसर्न्ड। अब ये चीज अकॉर्डिंगली ऊपर बता दी है कि आपके पास प्रॉपरली अपनी चीजें होनी चाहिए, आपने तब अपनी बहस या कॉन्टेस्टेड मैटर पे बात शुरू करनी है जब दूसरा
वकील भी आ जाएगा। उससे पहले आपने जज से या जुडिशियल ऑफिसर से इस तरह से आर्ग्यू नहीं करना, ये एटिकेट्स के अगेंस्ट है। ठीक है जी। अब इसके अंदर चीज आ जाती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो मामला जहां पर एक्स पार्टी मैटर्स हो। अब यहाँ पे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इस तरह से नहीं करना, एक्सेप्ट कौन से मैटर्स। ठीक है। एक्स पार्टी मैटर्स, नंबर वन, रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स नॉट सब जुडाइस बिफोर द जज और जुडिशियल ऑफिसर कंसर्न। तो ये चीज इसके अंदर आ जाती है कि एक तो वो मैटर जो एक्स पार्टी हैं, और दूसरे वो मैटर्स जो कि जुडिशियल ऑफिसर और जज के सामने नॉट सबजुडाइस हैं, यानी कि स्टे के अंदर नहीं है। तो इन मैटर्स के बारे में बात हो सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई भी और मैटर है तो उसमें ये चीज नहीं करनी। अब ये जो हमारा रूल है, ये इस चीज की तरफ भी इशारा कर रहा है कि ये चीज जो है वो वकला हजरात उस वक्त यूज करते हैं कि जुडिशियल ऑफिसर से बात करना शुरू कर देना, तो ये दूसरे वकील पर तासुर देना कि ये शख्स मेरा बहुत जानने वाला है, और किसी किस्म का प्रिजुडाइज दूसरे पे क्रिएट करना, तो ये एथिक्स के अगेंस्ट है। आपने जब आप कोर्ट के सामने पेश हो रहे हैं तो कोशिश करनी है कि जौन सी चीज या जिस चीज के लिए आप हैं वहां पे उसको साथ लेकर जाएं। Next, 139. A client's proffer of assistance of additional advocates should not be regarded as evidence of want of confidence, but the matter should be left to the determination of the client. An advocate should decline association as a colleague unless the dues of the advocate first retained are paid. अब ये हमारा आता है 139 का। इसमें ये चीज बताई गई है, क्लाइंट्स प्रोफर का मतलब ये चीज होती है कि क्लाइंट जो है वो ये चीज मतलब पूछ रहा है या ऑफर कर रहा है कि मैं अपने केस के अंदर एक से ज्यादा वकला हजरात चाहता हूँ। तो जब वो ये बात करे तो बहुत से वकला हजरात जो है वो इस चीज के लिए एग्री हो जाए फटाफट से कि हाँ जी जी हम शामिल हैं, हम आ जाते हैं, हम कर देते हैं। इस तरह से नहीं करना। अगर कोई क्लाइंट इस तरह के ऑफर देता है तो ये खुद क्लाइंट को जो है वो सिलेक्ट करने दें कि आया क्या उसने किन वकला हजरात को लेना है, किस तरह से लेना है। क्योंकि इसका मतलब वो कहते हैं कि अगर वो अपने केस में ज्यादा वकला हजरात को ले लेता है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो मतलब स्टेटस ऑफ एविडेंस को जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरे वकला हजरात से भी उन्होंने बात बताई है कि फौरी तौर पर इस तरह से ना उसमें ऑफर को एक्सेप्ट कर लें। ये आप क्लाइंट पे छोड़ दें कि वो अपने जहन से जिस जो कुछ करना चाहता है उसे करने दें। खुद उसको जो है वो आपने ऐसे नहीं कहना, क्योंकि ये प्रोफेशन की जो ऑनर है उसके अगेंस्ट है। दूसरी चीज उन्होंने बताई है कि एन एडवोकेट शुड डिक्लाइन एसोसिएशन एज अ कोलीग। एक एडवोकेट जो है वो कोलीग होने के लिहाज से बेशक वो उस क्लाइंट का कोलीग भी हो, उसकी हेल्प करना, उसे एसोसिएट करना, उस चीज को जो है डिक्लाइन करे। क्यों डिक्लाइन करेगा? कि अगर किसी पहले वकील की फीस पे नहीं की उस शख्स ने, तो क्योंकि हम जो है वो मेंबर हैं बार के, तो इस लिहाज से एक दूसरे का ख्याल रखना, ये एक दूसरे के इंटरेस्ट को जो है वो एक दूसरे के राइट को इन्फ्रिंज होने से बचाना हर एक वकील की जिम्मेदारी है दूसरे वकील के ऑन बिहाफ। तो अगर उसे ये चीज पता चलता है कि ये शख्स किसी दूसरे वकील की फीस दिए बगैर दोबारा इधर आ गया है, ठीक है, क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स का इस तरह का रवैया और वतीरा होता है, मैं क्योंकि वतीरा का वर्ड यूज करूंगी कि वो एक वकील के बाद दूसरे वकील को, उनका मकसद ये होता है कि हम अपनी फीस बचाएं। लेकिन ये इस चीज का नुकसान वकील को भी होता है, बल्कि वकील से ज्यादा जो है वो जो हम मुवक्किल होता है उसको ज्यादा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि 139 हमारा जो रूल है वो किस चीज को डील कर रहा है, वो हमारे सामने है। अ क्लाइंट प्रोफर ऑफ असिस्टेंस ऑफ एडिशनल एडवोकेट्स। ठीक है, इस वर्ड को देख लें। बाज़ दफा जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको उनके रूल्स के लिहाज से माइंड में रखें। जैसे कि 139, क्लाइंट प्रोफर ऑफ असिस्टेंस ऑफ एडिशनल एडवोकेट्स शुड नॉट बी रिगार्डेड एज एविडेंस ऑफ वाटर ऑफ कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो हैं उसको स्किप भी किया जा सकता है और उसको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि नॉट बी रिगार्डेड एज डैश।
ठीक है। बट द मैटर शुड बी लेफ्ट। अब उसमें वो उनका इस तरह से पूछने का मकसद ये होता है कि आपने बेयर एक्ट की रीडिंग कितनी बेहतर की है और आपको कितने वर्ड उसके नॉलेज में है। तो बाज दफा जो सिलेबस शॉर्ट होता है उसको ये इस तरह से डील कर लेते हैं उसमें डिफिकल्टी क्रिएट करने के लिए। लेकिन आप इसको एक दो दफा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा वर्ड लगता है। 139 जो है इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है 140। वो देख लें। 140 किस चीज को डील करता है वो हम देख लेते हैं। क्लाइंट्स नॉट एडवोकेट्स आर द litigants. Whatever may be the ill feelings existing between clients, it should not be allowed to influence advocates in their conduct and uh, demeanor towards। इसे हम डिमैनर भी पढ़ सकते हैं या जिस तरह से भी आप प्रोनाउंस करना चाहें करें। डिमैनर का जो मतलब होता है वो ये चीज आ जाती है इसके अंदर कि अपने रवैये से किसी चीज को मुतासर करने की कोशिश करना। या हम ये कह सकते हैं कि किसी शख्स का आउटवर्ड बिहेवियर जो है वो किस किस्म का है। कि कोई शख्स अपना आउटवर्ड बिहेवियर जैसे उसका वे ऑफ टॉकिंग है या वे ऑफ स्टैंडिंग है कुछ भी है तो वो किसी दूसरे को उसको लेट डाउन करने के लिए यूज करे। ठीक है। तो ये चीज हमें नहीं करनी। अब ये रवैया उन्होंने बताया कि जो मुद्दई होते हैं उनकी आपस में मुखालफत होते हैं या उसके उनके आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं ना कि वकला हजरात के। तो वो जो क्लाइंट्स की सेंस है वो वकला हजरात को अपने एक दूसरे कुलीग्स के दरमियान में यूज नहीं करनी चाहिए कि वकला हजरात भी एक दूसरे के बारे में इख्तलाफात रखने लग पड़े अपने क्लाइंट्स की वजह से। तो लिटिगेंट्स जो हैं वो हमारी पार्टीज होती हैं और वकला हजरात जो होते हैं वो उन्होंने एक मेंबर से ताल्लुक रखते हैं और वो एक फैमिली की तरह। तो उन्होंने अपने क्लाइंट्स का जो बिहेवियर उनके आपस में है एक दूसरे वकील के लिहाज से डील नहीं करने। क्योंकि उन्हें कई केसेस डील करने हैं वो कौन सा एक पार्टी है। और फिर ये कि वकला हजरात ने आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते रहना है इकट्ठे बैठना है एक बार से ताल्लुक रखते हैं एक पेशे से ताल्लुक रखते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर इसके अंदर कुछ वर्ड्स थे। इन द केस ऑल पर्सनल क्लैशेस allowed to the personal history of the personal peculiarities and idiosyncrasies of advocates appearing on the other side. Personal colloquies between advocates which cause delay and promote unseemly wrangling. wrangling wrangling should be carefully avoided। अब इसमें कुछ वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। स्क्रैपुलसली जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी चीज को स्पेसिफिकली बड़ी इंटेंटिवली डील करना। तो उन्होंने ये बात बताई है कि बड़ा केयरफुल मैनर्स के लिहाज से अपने एक दूसरे के मामलात को डील करना है कि उस चीज को अवॉइड करें जहां पर आपको लग रहा है कि पर्सनल क्लैशेस जो हैं वो अर्ज हो सकते हैं। फिर दूसरा उन्होंने ये चीज बताई है कि इन द ट्रायल ऑफ द केसेस इट इज इनडिसेंट। अब ये है कि अब जो वकला हजरात हैं ठीक है जब उनको पता चला वो एक दूसरे के मुखालिफ खड़े खड़े हैं तो वो आपस की पर्सनल जो कोई वजूहात हैं या कोई उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड मामला है तो वो उसको हिट करना शुरू कर दें और उनकी जातियात पे आ जाएं एक दूसरे की। तो ये चीज ठीक नहीं है। या किसी को किसी के बारे में बिहेवियर के बारे में कोई इस तरह की चीज पता है या कोई पर्सनल उसकी पर्सनालिटी से मतलब कुछ चीजें पता है तो वो उसके ऊपर हिट करना शुरू कर दे जबकि मामला बिल्कुल इससे बरक्स था। इसकी जरूरत ही नहीं थी कि एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट के लिहाज से ये रवैया रखे। तो वो कहती हैं ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा जो हमारा वर्ड इसके अंदर बनता है वोकेबलरी के लिहाज से वो कोलोक्विज था। इसका मुराद ये होता है कि आपस की कन्वर्सेशन गुफ्तगू। तो वो कहते हैं कि एक दूसरे की गुफ्तगू मतलब इस तरह से नहीं करनी चाहिए कि आपका मकसद ये हो कि आप जो है डिले कर रहे हैं केस के अंदर मामले में डिले करना चाहते हैं। ठीक है। या कुछ इस तरह के मामला करना चाह रहे हैं कि इस मामले को मजीद लटकाया जाए। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो है वो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है वो यही पूछा जाता है कि जी एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है क्लाइंट्स but dash are the
क्लाइंट्स डैश आर द लिटिगेंट्स, नॉट एडवोकेट्स, फिर नीचे नॉट क्लाइंट्स, नॉन नॉट पब्लिक, इस तरह से कुछ कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपका जो रिक्वायर्ड है आपने लिखना है नॉट एडवोकेट्स। तो ये इसके अंदर चीज आ जाती है। फिर इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो बड़े जबरदस्त हैं, एक दो दफा आप इसे पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये चीज आपने इसको मद्देनजर रखनी है, ये हमारा 140 है। तो ये इस लिहाज से डील हो जाएगा। उसके बाद है 141, no division of fees with any person for legal services is proper except with another advocate based upon the principle of division of work as expressed in the agreement between the advocates। 141 पूछा जाए किस चीज के बारे में डील कर रहा है, डिवीजन ऑफ फीस के बारे में डील करता है। इसके अंदर ये चीज कही गई है कि एक वकील का किसी अनलाइसेंस पर्सन के साथ, किसी और पर्सन के साथ अपनी जो फीस है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो कोई अथेंटिक वर्किंग नहीं है, या वो कोई हम रूल जो है इसको प्रोहिबिट करता है कि ऐसा ना करें। हाँ, दो वकील हैं वो आपस में फीस जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन के उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट भी होगा और वो फिर्म की तरह जो है फर्म की तरह मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एक वकील का इस तरह से फीस जो है वो किसी दूसरे को देना अपनी वकालत के शोबे से अनलाइसेंस पर्सन को, तो दो जैसे हम वो कहे कि भाई तुम भी मेरे साथ काम करो, अनलाइसेंस पर्सन हो, फिर फीस हम आपस में बांट लिया करेंगे, ऐसा नहीं होता। 142 है, सब्जेक्ट टू द precedence of the Attorney General and the Advocate General as established by constitutional usage and practice, it is the duty of advocate to maintain and uphold the order of precedence in accordance with the rule of advocates maintained by the Bar Council। अब 142 किस चीज को डील कर रहा है मैं आपको बता देती हूँ। प्रेसिडेंट्स का मतलब जो है वो ये है कि प्रायोरिटी, प्रोमिनेंट या स्टेप बाय स्टेप सीनियोरिटी की बात है। अब जो बार होती है उसके अंदर लिस्टें मौजूद होती हैं कि रोल ऑफ एडवोकेट्स के लिहाज से, तो जब अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल के बारे में बात आती है तो वो लिस्ट में नेम मौजूद होते हैं। तो इसमें ये चीज कही गई है कि एक तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल यूजेज और प्रैक्टिसेस और हमारे हमने अपने कवानीन को मद्देनजर रखना है इस सिलसिले में। दूसरा हमने जो है वो इस चीज को मद्देनजर रखना है, किसी भी वकील ने ये नहीं कहना कि भाई ये तो इस चीज का अहल नहीं था। अगर वो सीनियरिटी पर एडवोकेट इस चीज के लिए अहल है तो सबको इस चीज की हेल्प करनी चाहिए और आइन का जो कॉन्सेप्ट है उसको सपोर्ट करना चाहिए। इन केस के अगर अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल की लिस्ट में सीनियर मेंबर्स जो हैं उनको उनके केसेस के लिहाज से, उनके तजर्बे के लिहाज से और उनके जो सीनियोरिटी का टेन्योर है उसके लिहाज से रखा गया है, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो हर वकील को इस चीज का मुजाहिरा करना है जो कि बार कौंसिल ने मेंटेन की हुई है लिस्ट। अच्छा जी, उसके बाद हमारा आता है 143। वो क्या है कि जूनियर एंड यंगर मेंबर्स should always be respectful to the senior and elder members. The latter are expected to be not only courteous but also helpful to their juniors and younger brethren at the bar। अब ये जो हमसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है। 143 है कि सीनियर और जूनियर्स के आपस के ताल्लुकात की बात करता है। उसके अंदर किस किस्म के ताल्लुकात उन वकला हजरात में होने चाहिए। तो जो हमारे सीनियर्स, हमारे जो बड़े वकला हजरात हैं, उनका जो बिहेवियर है वो शाइस्तगी पर मबनी होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? शाइस्तगी। और ना सिर्फ शाइस्तगी बल्कि हेल्पफुल टू देयर यंगर एंड जूनियर एंड यंगर ब्रदरन एट द बार। ये जस्ट कुछ लाइंस थी और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको एक बार जरूर देख लें। उसके बाद है 144, वेयर मोर देन वन एडवोकेट इज एंगेज्ड ऑन एनी साइड, it is the right of the senior member to lead the case and the junior member should assist him unless the senior so want। यानी कि इसमें बात की गई है कि जब एक केस है, 144 है, ये माइंड में रखें, पढ़ते हुए ये रखें कि हम किस सेक्शन और जो रूल है उसकी बात कर रहे हैं। कि कोई केस है जिसके अंदर एक से ज्यादा वकला हजरात इन्वॉल्व हैं, जिसमें सीनियर जूनियर्स दोनों हैं। अब उसमें चीज क्या आती है कि उसके अंदर जो हमारा सीनियर लॉयर है उसे लीड करना चाहिए केस को कोर्ट में जाके, और जूनियर मेंबर जो है वो असिस्ट करें अपने सीनियर को जबकि सीनियर चाहता हो कि उसे असिस्ट किया जाए। तो ये इसके अंदर चीज आ जाती है। नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है, पोर्शन बी है। पहले ही हमने जितनी भी चीजें पढ़ी थी
ठीक है, 134 से 144 तक वो बात कर रही है कि एक एडवोकेट का रवैया दूसरे एडवोकेट्स के साथ किस तरह का होना चाहिए। अब हमारी नेक्स्ट डीलिंग्स जो है वो बात करती है, हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो बात करता है वो ये बात कर रहा है कि एक एडवोकेट का कंडक्ट क्लाइंट्स के साथ कैसा होना चाहिए। और ये हमारा जो है वो स्टार्ट होता है 145 से, यानी कि 145 से। वो क्या है उसे भी देख लेते हैं। अब हमारा 145 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। An advocate shall not acquire an interest adverse to a client in the property or interest involved in the case। पहली चीज ये आती है कि एक एडवोकेट जो है ना उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने क्लाइंट की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ना ले। यानी कि अगर केस प्रॉपर्टी का है तो एडवोकेट साहब सोचने लग पड़े कि भाई मैं इससे क्या गेट कर सकता हूँ। तो इस तरह के मामले से जरा गुरेज करें, पहली चीज उन्होंने बता दी हुई है। दूसरा 146, एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एडवर्स टू अ client or former client relating to a matter in reference to which he has obtained confidential information by reason or in the course of his employment by such client or former client, provided that an advocate who has not been formally engaged by a person and accepted a retainer nor received any fees for such engagements is not preclude from accepting employment adverse to the interest of such person। अब बात सुने, 146 हम पढ़ रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट से मैं थोड़ा अटैच करूंगी हमारा क्यूएसओ को। उसमें ये बताई गई है कि जो हमारे एडवोकेट और क्लाइंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होती है। यानी कि उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उसको एज एविडेंस पेश करो, क्योंकि ना तो क्लाइंट को कहा जा सकता है ना लीगल एडवाइजिंग को, क्योंकि उनके दरमियान होता है इत्तमाद का रिश्ता। अब यही वकील साहब से बात की जा रही है कि अगर उनके पास कोई फॉर्मर क्लाइंट मौजूद थे या उनके पास उससे रिलेटेड कोई उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि उसको डिस्क्लोज ना करें किसी दूसरे एडवोकेट के सामने, या फिर उनको पैसे लगे हों एडवोकेट साहब को कि भाई आपने जो है ये बताना ही बताना है, तो हम आपको इतने पैसे देंगे। तो वो इस चीज पैसे को देख के इस चीज के लिए एग्री हो जाए कि अपने क्लाइंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दे, तो ये कहते हैं गलत बात है। हाँ, अगर कोई शख्स या कोई हमारा एडवोकेट था जिसने किसी फॉर्मर केस में कोई फीस नहीं ली, ना ही उससे उस चीज से रिलेटेड कुछ पता था, ठीक है, लेकिन इस तरह से समझें कि उसे अप्रोच जरूर किया गया बट उसने मामला खत्म कर दिया, उसने लिया ही नहीं वो केस। ठीक है, दोबारा उसके पास कोई चीज आती है, उसने उसकी फीस नहीं ली, यानी कि आप ये समझे कि ड्यूल प्रैक्टिस नहीं हुई, तो पहले भी किया हुआ है फिर उसके बाद पूरा केस उसने डील किया, फिर उससे रिलेटेड कोई और जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, उससे रिलेटेड फिर केस आ गया। तो एक वकील साहब को पता चला कि भाई इससे रिलेटेड तो सारी इन्फॉर्मेशन ये वकील साहब के पास भी पड़ी हुई है, क्यों ना इनको पैसे देकर इनसे वो इन्फॉर्मेशन निकलवाई जाए। तो इस चीज को कंडेम किया गया है कि भाई एक वकील जो है उसके पास किसी क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, और कॉन्फिडेंशियल चीज को इस तरह से नहीं देना चाहिए। इन केस के अगर उसको ये भी कहा जाए कि भाई तुम्हें इस चीज के हम पैसे देंगे, तो ये हमारे डिग्निटी के खिलाफ है, क्योंकि एतमाद का एक रिश्ता होता है क्लाइंट और वकील में। जब वो ही नहीं रहा तो फिर मामला हो जाता है गड़बड़। तो इसकी लैंग्वेज एक बार और देख लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि 146 किस बारे में डील करता है। एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एडवर्स टू अ क्लाइंट और फॉर्मर क्लाइंट relating to a matter in reference to which he has obtained confidential information by reason of or in the course of his employment by such client or former client, provided that an advocate who has not been formally engaged by the person and accepted a retainer nor received any fees for such engagement is not precluded from accepting employment adverse to the interest of such person। हाँ जी, अब हमारा आ जाता है 147। An advocate shall not accept professional employment without first disclosing his relation, if any, with the adverse party and his interest, if any, in the subject matter of such employment। ये देखिए, बात होना यहाँ पर ये कि आपके पास एक पार्टी आती है, आप एडवोकेट हैं,
और वो पार्टी जिस बंदे के बारे में आई है या जिस पार्टी अगेंस्ट आई है, उस पार्टी से आपके ताल्लुकात हैं। तो आप जो है वो ये कोशिश करें कि भाई उससे तो मेरे पर्सनल रिलेशनशिप है, क्यों ना मैं इसका केस लूं और फिर सारी इन्फॉर्मेशन आप दूसरी पार्टी को देते रहें। तो अगर आपका कोई ऐसा मामला हो कि किसी दूसरी पार्टी से आपका ताल्लुक है, और जो जो पार्टी आपके पास केस लेकर आई है या आपसे केस करवाना चाह रही है उसे नहीं पता, तो आप उसे डिस्क्लोज कर दें कि भाई जिस बंदे के अगेंस्ट तुम आए हो वो मेरा फलां लगता है, या उससे मेरे इस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, या वो हमारे जानने वाले हैं, तो मैं आपका केस नहीं लड़ सकूंगा। तो ऐसे बता दे तो बेहतर होगा। ये हमारा बनता है 147 का कॉन्सेप्ट। हाँ जी। उसके बाद हमारा आ जाता है 148। एन एडवोकेट शैल नॉट रिप्रेजेंट कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। अब वो कहते हैं कि इख्तलाफी मामला जिसमें सरासर इख्तलाफ हो, ठीक है, सच का कोई मामला नहीं है, बस एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए केसेस किए जाते हैं, या कुछ इस तरह के मामला था जिसमें वकला हजरात को उभारा जाए कि वो भी इसके अंदर जो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट शो करें, तो ये चीज वकला हजरात के लिए बेहतर नहीं है। 149। An advocate shall not himself or in benami purchase any property at a probate, foreclosure, or judicial sale in any auction or proceeding in which such advocate appears for a party। अब इसकी तरफ वर्ड्स देख लें कि एक एडवोकेट खुद शामिल नहीं होगा किस चीज में, बिनामी परचेज है एनी प्रॉपर्टी एट द प्रोबेट, फोरक्लोजर और जुडिशियल सेल। अब इसके अंदर ही कई इस्तेलाहात मिल गई हैं आपको कानूनी। प्रोबेट का मतलब होता है कि किसी शख्स, जैसे कि कोई शख्स मर जाता है और उसकी प्रॉपर्टी है, और कोई किसी वकील को एग्जीक्यूटर बनाकर गया है, तो वो अब सोचे कि जो मुझे करके गया है या जिसने मुझे कहा है कि मेरे मरने के बाद जो हमारे मेरे लीगल हेयर्स हैं उनमें आपने मेरी विल का बता देना है, ठीक है, तो वो सोचे कि इसका तो किसी का नहीं पता, क्यों ना मैं ही खुद इसकी प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करूं। फोरक्लोजर होता है कि अगर कोई शख्स जो है वो मॉर्गेजर है, उसकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज में पड़ी हुई है लेकिन वो पैसे नहीं दे पाया मॉर्गेजर के, ठीक है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी के, वो फोरक्लोजर कॉन्सेप्ट है। तो वकील साहब ये सोचें कि भाई मैं क्यों ना इसको इस प्रॉपर्टी को अपने पास ले आऊं। जुडिशियल सेल जुडिशियल सेल में मोस्टली ये होता है कि परचेज की जो कीमत होती है वो अमूमी कीमत जो कि अच्छे हालात में लग सकती थी वैसी नहीं लगती। तो ये तीनों सूरतों में ही जो प्रॉपर्टी की है डीलिंग्स वो काफी लेट डाउन होके सामने आती हैं। तो और यहाँ पर अगर वकील साहब ये हो कि वो केस भी वही डील कर रहे हैं और फिर उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस तरह के मामलात में भी शामिल हो जाते हैं, तो बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज इसमें और लिखी हुई है, वो क्या है कि इन विच सच एडवोकेट्स अपीयर्स फॉर द पार्टी, nor shall he accept the whole or part of the property in respect of which he had been engaged to conduct the case in lieu of his remuneration or as a reward or bounty। अब उसमें कहे कि भाई तुम ऐसे करो, मेरी इतनी फीस बनती है, तुम ये जमीन इतनी के मेरे नाम कर दो, तो ये मेरी फीस हो जाएगी। और जो बाउंटी का कंसेप्ट है ना वो उस तरह का है जैसे टिप्स का होता है। बाउंटी जो है उसका मतलब होता है कि कोई शख्स जनरसली कुछ दे, समथिंग दैट इज गिवन जनरसली, लेकिन ये वकीलों के लिए नहीं होता। या जैसे वेटर्स को टिप्स दी जाती है, तो ये वकीलों का रुतबा नहीं है कि उनको इस तरह से डील किया जाए, या एक वकील को भी जो है वो ये बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगेगा या नहीं लगना चाहिए कि वो इस जेनरोसिटी को कबूल करे कि भाई कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से आपका जो है वो लेट डाउन होता है प्रोफेशन। उसके बाद आता है 150। एन एडवोकेट शैल नॉट कमिंगल द प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट विद हिज ओन एंड शैल promptly report the report to the client the receipt by him of any money or other property belonging to such client। अब ये देखें कमिंगल से मुराद ये आता है कि अगर कुछ ऐसा मामला है कि आपको एडवोकेट हुए हैं और आपकी जमीन भी अपने क्लाइंट की जमीन के साथ है, तो आप कोशिश करें कि यार मैं तो वकील हूँ, क्यों ना इसकी जमीन को भी अपने साथ ही मिला लूं, या इसको कुछ पैसे दे के फारग करूं, अपने वकील होने के स्टेटस को एंजॉय करूं। तो इस तरह से नहीं हो सकता। अगर आपका कोई ऐसा स्टेटस है अपने क्लाइंट के साथ, तो आप फौरी तौर पर अपने क्लाइंट को इस चीज़ से आगाह करें। अगर आप उससे कुछ लेना चाह रहे हैं तो उसकी प्रॉपर मनी पे करें और उससे सारी सूरत हाल बताएं
कि भाई इस तरह से मेरी जमीन है और आप मुझे दे दो, या कुछ इस तरह का मामला हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है 151। एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइज द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ऑफ केस अनलेस ही हैज बीन कंसल्टेड इन रेफरेंस दियर except when his relation to a party or to the subject matter is such as to make proper for him to do so। अब इसमें ये बात बताई गई है कि एक वकील साहब जो हैं वो ये मशवरा ना देते फिर हैं कि नहीं ये प्रोसिक्यूशन में जाएगा, ये डिफेंस में जाएगा, ठीक है, जब तक कि उनको इस चीज के लिए हायर ना किया जाए। यानी कि मुफ्त के मशवरे ना दें लॉ से रिलेटेड। जो मशवरे देने चाहिए उस वक्त देने चाहिए जब प्रॉपर मामले में एक एडवोकेट जो है उसकी कंसल्टेशन लेनी है, ठीक है, पार्टी सीरियस है, वो एडवोकेट से असिस्टेंस लेना चाह रहे हैं, तो फिर सूरत हाल है कि जो एडवोकेट साहब हैं वो ज़रूर इस चीज़ को डील करें। लेकिन वैसे जो है वो एडवोकेट के लिए ये नहीं है कि वो कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिफेंस ऑफ केस करते रहें, या फिर वो ये कहें कि भाई मैं प्रोसिक्यूशन में आता हूँ या मैं कमेंसमेंट ऑफ डिफेंस करूंगा। तो जब उनको पूछा जाए या बताया जाए या इस चीज की जरूरत हो तो फिर ये चीज करी की जाएगी। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट 152। वो डील करता है एडवोकेट इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी शैल नॉट एडवाइज द वायोलेशन ऑफ एनी लॉ। अब 152 क्या कहता है कि एक एडवोकेट जो है जब वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में वर्किंग कर रहा है तो वो तो ऐसा मामला कह ही नहीं सकता कि भाई तुम ये करो, यानी कि अनलॉफुल हो, ठीक है। दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू एडवाइस गिवन इन गुड फेथ दैट अ लॉ इज इनवैलिड। अब हाँ, लेकिन अगर कोई कानून है जो कि अब वैलिड ही नहीं है, एक वकील उसके बारे में ये बात करता है कि भाई ये कानून अब काबिल अमल नहीं है, रिपील हो चुका है, ये अनल हो चुका है, या अब इसकी जरूरत नहीं, तो ये है ही नहीं, तो उसके बारे में बात करें तो हम यही नहीं कहेंगे कि वायोलेशन ऑफ का लॉ है, ठीक है। लेकिन जो उनसे कवानीन नाफिजुल अमल हैं उनके बारे में कोई इस तरह की बात कहना, ना तो वो खुद करेगा एक अच्छा वकील, और ना वो किसी को एडवाइस करेगा कैसा करे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 153। इट इज द राइट ऑफ एन एडवोकेट टू अंडरस्टैंड द डिफेंस ऑफ अ पर्सन एक्यूज ऑफ क्राइम regardless of his personal opinion as distinguished from knowledge as to the guilt of the accused। इसमें ये चीज बताई है कि एक एडवोकेट का राइट है कि वो उसके पास जो मुजरिम आया है तो वो उसको डिफेंस उसका लेकर दे, उसको उसका डिफेंस करे। अब एक एडवोकेट की अपनी पर्सनल ओपिनियन जो है वो उसके काम पे, उसकी वर्किंग पे जो है वो हावी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर कोई मुजरिम आया तो आप पहले ही अपने माइंड में स्केच कर लें कि भाई ये तो मुजरिम है, मैंने इसको जरा इस तरीके से डील करना है, और अपने डिफेंस के सारे मामलात को एक साइड पे रख दें। अब इसी चीज का क्या नुकसान होता है वो आगे बताया गया। अदरवाइज इनोसेंट पर्सन एंड विक्टिम्स मियरली ऑफ सस्पिशियस circumstances माइट बी डिनाइड प्रॉपर डिफेंस। तो उसकी सूरत हाल ये होती है अगर आपने इमेजिनेशन ही ये कर लिया कि भाई मुजरिम है तो मैंने इसको इस तरह से डील करना है। बाज दफा सूरत हाल ऐसी होती है कि कुछ मशकूक हालातों वाकयात ऐसे होते हैं कि जो इनोसेंट पर्सन होते हैं वो भी मुजरिम की हैसियत से सामने लाए जाते हैं, उनके ऊपर सिर्फ इल्जाम होता है और वो इनोसेंट होते हैं। तो आपका मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई शख्स आया, आपने हालातों वाकयात को मद्देनजर रखते हुए रीजनेबल और मैनर्स के अंदर उस चीज को देखना है। दूसरा, एन एडवोकेट इज बाउंड बाय ऑल फेयर एंड ऑनरेबल मैनर मींस टू प्रेजेंट एवरी डिफेंस दैट द लॉ ऑफ द लैंड परमिट। फिर एक एडवोकेट जब उसके पास केस आ गया किसी मुजरिम का, उसने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि उस मुजरिम के डिफेंस में लॉ ऑफ लैंड जो जो मौजूद है वो उसकी डिफेंस में जरूर सामने पेश करे। जितनी हद तक लॉफुल डिफेंस हो सकता है अपने क्लाइंट का वो करने की कोशिश करे, और यानी कि अपने जज्बात को उसके ऊपर ना लाए, अपनी पर्सनल थिंकिंग जो है उसकी अपनी प्रैक्टिस पे, अपने जो प्रोफेशनल फील्ड है उसके ऊपर उसकी नहीं आनी चाहिए। तो ये सारा इस जो हमारा रूल था उसका क्रक्स है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी चीज आ जाती है, वो क्या आती है 154 इन फिक्सिंग फीस। अगर ये पूछा भी जाता है कि कौन सा हमारा रूल है जिसमें हम फिक्सिंग ऑफ फीस के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा 154 है। इन फिक्सिंग फीस एडवोकेट शुड अवॉइड चार्जेस which overestimate their advice and services as well as those which
undervalue them. A client's ability to pay cannot justify the charge in excess of the value of the service, though his property may justify the lesser charge, or even none at all. None at all. The reasonable request of brother advocate should also receive special and kind consideration in respect of widow and orphan of an advocate. All advocates shall assist them free of charge. अब ये हमारे सामने ये चीज आती है जिसको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। ये कुछ असूल हैं इसमें फीस को मुकर्रर करने के, जो हमारा ये रूल हमें बता रहा है। इसमें ये बात की गई है कि एक तो आपने फीस जब फिक्स करनी है ना, तो इतनी कम कर देनी है कि आपका जो प्रोफेशनल एक कैरियर है, जो आपका एक प्रोफेशनल स्टेटस है, वो बिल्कुल लो हो जाए। ना आपने जो है वो इतनी कम कर देनी है कि आप अंडर वैल्यू हो जाए, तो मुनासिब होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपके क्लाइंट की जो प्रॉपर्टी है, अगर उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है और आप सोचें कि यार इसको तो मैंने इतनी फीस इससे ले लेनी है क्योंकि ये बड़ा मालदार शख्स है, ये चीज गलत है। ये नहीं होती, आपने अपने काम की फीस लेनी है चाहे वो कितना ही मालदार क्यों ना हो। दूसरा ये चीज आती है कि हाँ, एक पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं है या वो गरीब है, तो उसके साथ जनरोसिटी का रवैया इख्तियार किया जा सकता है। वहां पे आप जो है वो अपना रवैया थोड़ा लेट डाउन कर सकते हैं, कि इन केस के आप खुद अपने नहीं बल्कि आप रहमदिली का मुजाहरा कर रहे हैं। तीसरी चीज में बताई गई है कि आपका कोई वकील जो है हमारा, वो एक आपका दोस्त है या आपके कुलीग्स में है, वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जरा इनसे फीस मुनासिब लीजिएगा, इनके काम पे ज्यादा तवज्जो दीजिएगा। तो उसको ब्रदर होने की हैसियत से उसकी बात को जरूर रिस्पेक्ट करें, और काइंड कंसिडरेशन से पेश आए उस पार्टी से, उस क्लाइंट से। हाँ, और अगर मामला इस तरह के है कि आपकी क्लाइंट विडोव है या यतीम बच्चा है, तो इस सूरत में तो उन्होंने कहा है कि अगर आप फ्री उस मामले को डील कर लें तो वो ज्यादा मुनासिब है। अब इसके अंदर कुछ और चीजें और शामिल की गई हैं कि अगर हम अपनी बात करते हैं फीस की, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिसके बुनियाद पर हम फीस तय करते हैं। In determining the amount of fee, it is proper to consider the time and labor required, the novelty and difficulty of the question involved, and the skill requisites properly to conduct the case. Whether the acceptance of employment is a particular case will preclude the advocate's appearance for others in case likely to arise out of the transactions about which there is reasonable expectations that otherwise he would be employed, or will involve the loss of their business while employed in a particular case। पहली चीज उन्होंने बताई है कि हर एक केस, जिस तरह कि हमें पता है कि नयापन उसमें कोई ना कोई चीज होती है, तो जो चीज एक नए तरीके से हमारे सामने आ रही है तो हम उसे उसी तरीके से डील करेंगे। अब किसी केस में कितनी चीजें नहीं है उसको दोबारा से सोचना पड़ेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसको कितनी महारत से एक एडवोकेट डील कर रहा है, उसके अंदर उसकी कितनी जो कैपेसिटी है वो इन्वॉल्व है। दूसरी चीज ये आती है कि वो उस केस के ऊपर कितनी तवज्जो दे रहा है, दूसरे केसेस की निस्बत हो सकता है उसका काफी हद तक टाइम बाकी केसेस से ज्यादा उसके ऊपर लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक नई चीज बिल्कुल आ गई है, दूसरी चीजों से हटकर थी। तो ये चीजें जो है वो मद्देनजर रखी जाएंगी। तीसरी चीज उन्होंने बताई है कि जो हमारी होती है बार, उसका जो कस्टमरी रवैया जात होते हैं, फॉर एग्जांपल के एक ही नवैयत के केसेस के बारे में कितनी फीस ले रहे हैं वकला हजरात, तो वो चीज भी जो है मद्देनजर रखी जाती है। तो ये नहीं कि बाकी वकला हजरात या मेंबर जो हमारे दूसरे हैं वहां पे उस केस से रिलेटेड जो है वो इतनी फीस ली जा रही है, लेकिन आप जो है वो बहुत ज्यादा हाई चार्ज करें या फिर काफी लो चार्ज करें, तो ये दोनों सूरतों में ही बड़ा मामला जो है वो खराब होता है। तो इस लिहाज से जो बार के भी मामलात हैं वो भी मद्देनजर रखे जाते हैं। तो ये चीज इसके अंदर आ जाती है। अब उसमें बताई गई है in fixing fees, it should never be forgotten that the profession is a branch of administration of justice and not mere money making trade।
तो अब आपने इसमें वो कहते हैं कि फी की फिक्सिंग करते हुए आपने ये मद्देनजर रखना है कि जो हमारा प्रोफेशन है वो कोई तजारत नहीं है, और ना वो कोई बिजनेस है जिसके अंदर आपने हर रोज 24 घंटे यही सोचते रहना है कि मैंने मनी मेकिंग कैसे करनी है। बेसिकली आपने ये चीज मद्देनजर रखनी है कि हम यहाँ पर इंसाफ फराहम करने के लिहाज से हैं, और हम हुकूमत के जो विंग्स हैं उसके अंदर से एक विंग जो का हमारा जस्टिस का है, जुडिशरी है, उससे डील कर रहे हैं, क्योंकि एक एडवोकेट ऑफिसर ऑफ कोर्ट होता है और फ्रेंड ऑफ कोर्ट भी होता है। तो उसने जो है बताना होता है, कोर्ट की हेल्प करनी होती है, तो इस चीज को मद्देनजर रखें। उसके बाद है 155, controversies with client concerning compensation are to be avoided by the advocate so far as shall be compatible with his self-respect and with his right to receive reasonable recompense for his services. Any lawsuits, the client should be restored to only to prevent injustice, imposition और fraud। अब इसके अंदर ये चीज बताई गई है कि एक वकील जो है वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ऑफ बार्गेनिंग जो है ना उसको खत्म करने वाला ये हमारा रूल है कि किसी चीज, अब वकील साहब बैठे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, नहीं भाई मेरी फीस इतनी बनती है तो तुमने इतनी दी है, और क्लाइंट उसको काम करवा रहा हो, कभी ज्यादा कर रहा हो, कभी वकील साहब, वो कहते हैं कि ऐसे चीजें नहीं करनी चाहिए, ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है। एक मुनासिब अपनी मेहनत का एक अपने ओनर को मद्देनजर रखते हुए फीस डिमांड करें, और जो क्लाइंट है उसको भी ये रवैया इख्तियार करना चाहिए कि वो उस फीस को पे करे, और वो अगर वो केस करना चाहता है वो एडवोकेट को उसकी मेहनत का जो है वो फराहम करे। हाँ, अब वो कहते हैं कि एक एनी जो सूट है, यानी कि कोई केस था उसको दोबारा रिन्यू किया जा रहा है, ठीक है, अगर वो प्रिवेंट कर रहे हैं जस्टिस को, इम्पोजिशन या फ्रॉड को, तो फिर ओके है। अदरवाइज ऐसे केस लास्ट को दोबारा से परसू ना किया जाए, ठीक है, जहाँ पर जस्टिस जो है इनजस्टिस हो, इम्पोजिशन या फ्रॉड हो। एनी lawsuit which with clients should be resorted to only to prevent injustice, imposition और फ्रॉड के। एक वकील को भी मद्देनजर रखना है कि भाई मैं केस इस वजह से लड़ रहा हूँ कि मैं मुखालफत करता हूँ इनजस्टिस की, यानी कि नाइंसाफी की, इम्पोजिशन की और फ्रॉड की। उसके बाद हमारा आ जाता है 156। 156 हमारा रूल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि इसमें माशरती लिहाज से कुछ ऐसे रवैया जात, कुछ जात पात के मामलात, कुछ फेवर्स जो कि एडवोकेट्स को मे भी किसी बड़े लोगों की तरफ से मिले, तो वो चार्मिंग होती हैं कि पैसे देंगे, हमारे साथ मिल जाओ, ठीक है, या जज को ये कह दो, या जुडिशरी के अगेंस्ट इस तरह से बोल दो, या केस में ये बात कर देना, तो वकील साहब जो है उनको एक अच्छा स्टेटस दिया जाएगा और उनको हैवी अमाउंट मिलेगी। तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं। अब क्या है, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। नथिंग ऑपरेट्स more certainly to create or foster popular prejudice against advocates as a class, and to deprive the profession of that full measures of public esteem and confidence which belongs to the proper discharge of its duties then does the false claim। अब इसमें ये चीज बताई गई है कि जात पात के मामले में एडवोकेट्स को एज अ क्लास डील करना, ठीक है, ये कुछ इस तरह के रवैयाजात माशरे से पैदा होते हैं एडवोकेट्स के प्रोफेशन की तरफ, कि वो हमारे जो एडवोकेट्स हैं उनके ऊपर पब्लिक रिलेशन को मुतासिर करते हैं। कैसे मुतासिर करते हैं? मुतासिर इस लिहाज से कर देते हैं कि पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर वो खत्म होता है, वो बदएतमादी जो है वो करते हैं, और वकीलों का इमेज जो है उनके माइंड में बन जाता है। अगर एक वकील क्लास से बिलोंग करना शुरू कर दे, या अपने बरादरी या इन चीजों को ज्यादा मर्ज करे, अब कहते हैं कि ऐसे मामला कि जो एक वकील को उसकी जिम्मेदारियां सर अंजाम देने में रुकावट बन रहे हैं, चाहे वो बरादरिज्म हो, चाहे वो क्लासेस हो, तो इससे जो है वो एक वकील को बचना है। दूसरी चीज ये आती है कि एक एडवोकेट है, उसने पूरी कोशिश करनी है कि अपने क्लाइंट को सक्सीड करवाए, लेकिन अगर
जो है वो इस तरह का बिहेवियर इख्तियार किया जाए कि उसको इस तरह से एडवोकेट को सीख दी जाए कि अ, आपने बस जो है वो हमारे आपका तो मकसद ही है, आप कौन सा कुछ गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने एडवोकेसी करनी है आपने जी, हर सूरत में। एडवोकेट का काम ये होता है कि हर सूरत में अपने क्लाइंट को जितवाए, ठीक है, उसके लिए चाहे एडवोकेट को कुछ भी करना पड़े। ये इस किस्म की डिक्टेशन, इस किस्म की लाइंस बिल्कुल खत्म है। इनका कोई फायदा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चीज जो मोरालिटी बेस्ड नहीं है, जो लॉ के अगेंस्ट जा रही है, चाहे आपके कितना ही अच्छा क्लाइंट हो या कितने ही उससे पैसे मिलने हो, आपने उस चीज को कंडेम करना है। दूसरा, और इसमें आपने ये चीज मद्देनजर नहीं रखनी कि पब्लिकली आपको आपका स्टेटस लो होगा कि भाई फलां के जो है वो केस डील नहीं किया, क्या वजूहत बनी, या अगर फलां पर्सन का केस डील किया होता तो पता नहीं सोसाइटी में कौन सा लेवल बन जाता। कहने का मकसद ये है कि आपने मोरालिटी, एथिकल, ये हमारी चीज आती है तो एथिक्स को मद्देनजर रखना है। तो इस तरह की उन्होंने बात बताया कि बातें कहना कि नहीं, एक एडवोकेट का काम ही होता है कि वो भी अपने क्लाइंट्स को सक्सीड करवाए और उसके लिए उसको जो करना हो वो करेगा। ऐसा नहीं है, ये मैं जो लाइन का ट्रांसलेशन कर रही हूँ मैं इसकी कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है। इट इज इम्प्रॉपर फॉर एन एडवोकेट टू asserts an argument his personal belief in the client's innocence or in the justice of his case. His professional duty is strictly limited to making submissions at the bar consistently with the interest of his client. कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे फिर अगेन बताई गई बात कि एक एडवोकेट आर्गूमेंट्स में अपनी पर्सनल ओपिनियन ले है, पर्सनल बिलीफ ले है उसकी इनोसेंसी के बारे में। ऐसा नहीं है, उसका मकसद ये है कि भाई आपने जस्टिस तक बात लेकर जानी है कि वाज़ेह हो कि इंसाफ इसके बारे में क्या कहता है, या कितनी चीजें इंसाफ पर मबनी है, हक और सच क्या है। तो कोशिश करें कि आपके जो पर्सनल बिहेवियर है या आपके आर्गूमेंट्स हैं वो आड़े नहीं आने चाहिए। तो ये इसमें बताया है, और ये मद्देनजर रखे कि भाई मैंने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी सही तरीके से अंजाम देनी है, मेरे कंधों पे मेरी अपनी डिग्निटी और बार की डिग्निटी भी है। An advocate owes entire devotion to the interest of the client, warm zeal in the maintenance and defense of his right, and the extortion of his utmost learning and ability to the end that nothing be taken or be withheld from him save by rules of law legally applied। अब उसमें वो कहते हैं कि एक एडवोकेट जो है, जब उसे पता चल गया मेरा क्लाइंट फेयर है, ठीक है, अब क्लाइंट का स्टेटस क्या है वो मैटर नहीं करता, लेकिन बात अब इंसाफ की है। अब एडवोकेट की सोसाइटी, अब एडवोकेट का जो कंसेप्ट है, एडवोकेट की जो जिम्मेदारी है वो क्या है, उसका वे ऑफ वर्किंग क्या होगा। उसने डिवोशन के साथ अपना काम करना है। उसने जो कुछ भी अपने क्लाइंट के डिफेंस में बात कर सकेगा, जो कुछ जमा कर सकेगा वो करना है। इन केस के वो उसके ऊपर जमाने की तरफ से दबाव आए, ठीक है, उसे डराया धमकाया जाए, या उसे प्रेशराइज करने की कोशिश की जाए, या उसको डिसफेवर करवाने की कोशिश की जाए, रेस्ट्रेन करने की कोशिश की जाए, ठीक है, उसकी ड्यूटीज से, तो उसने इन चीजों को मद्देनजर रखने नहीं रखना, उसने सच का साथ देना है। इन द जुडिशियल फोरम द क्लाइंट इज एंटाइटल्ड टू बी बेनिफिट ऑफ एनी और एवरी रेमेडी। क्या है, दूसरा सूरत, उसने जुडिशियल प्लेटफॉर्म पे जो जो रेमेडी उस क्लाइंट की बनती है वो दिलवाने की कोशिश कर देनी है। अब क्या है, डिफेंस का दैट इज ऑथोराइज्ड बाय द लॉ ऑफ द लैंड एंड ही मे एक्सेप्ट हिज एडवोकेट टू assert every such remedy or defense, but it is steadfastly to be borne in mind that। अब ये लाइन बड़ी जबरदस्त है और ये पढ़ने वाली भी है कि बट इट इज steadfastly to be borne in mind that the great trust of the advocate is to be discharged within and not without the bounds of law। The office of an advocate does not permit, much less does it demands of him for any client, the violation of any law or any manner of fraud or chancery। In doing his professional duty to his client, he must obey the voice of his own conscience and not that of his client। अब ये बात आती है पहली चीज कि वकील ने वो काम तो बिल्कुल भी नहीं करना जो कानून के अगेंस्ट है, जो लॉ के अगेंस्ट है।
तो बाज़ दफ़ा इसमें ये चीज़ होती है, क्लाइंट भी मशवरे देना शुरू कर देता है वकील को कि नहीं नहीं वकील साहब इस तरह से कर रहे हैं, ये फलाना। अब वकील को पता भी चल रहा है कि भाई ये कानून के अगेंस्ट है, वकील साहब भी क्लाइंट के साथ ही हो जाए, तो ये चीज़ नहीं चलती। कहते हैं कि एक वकील को अपने प्रोफेशनलिज्म में अपनी प्रोफेशनल स्किल्स और अपना दिमाग चलाना है, ना कि क्लाइंट के जो वो उसे मशवरे देना शुरू कर दे वकील को, उसके पीछे लग जाए, इस तरह की चीजें ना करे। उसके बाद हमारा आता है 157। व्हेन एन एडवोकेट इज अ विटनेस फॉर हिज क्लाइंट एक्सेप्ट एज टू मेरली फॉर्मल मैटर्स। एक एडवोकेट 157 जो डील करता है वो ये आता है कि अगर किसी केस में विटनेस बनना चाह रहा है तो फिर उसे चाहिए कि वो एडवोकेसी छोड़ दे और वो किसी और वकील को मामला सुपुर्द कर दे। लेकिन अगर छोटे मोटे मामला हैं विटनेस के लिहाज से, जैसे कि अटेस्टेशन का कोई मामला है या कस्टडी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट के बारे में है, तो फिर वो एडवोकेसी भी कर सकता है, साथ इन दो चीज़ों के बारे में विटनेस दे सकता है जो हमारे सामने है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई विटनेस का मामला है तो फिर उसे चाहिए कि वो एडवोकेसी को एक साइड पे रख दे और एज अ विटनेस पेश हो। अच्छा जी, 158। इन incidental matter not affecting the matters of the cause in a trial nor working substantial prejudice to the rights of the client, such as forcing the opposite advocate to trial when he is under affliction or bereavement, forcing the trial on a particular day to the injury of the opposite advocate when no harm will result from a trial at the different time, agreeing to an extension of time for filing written statement, cross interrogatories, um, and the like. The advocate must be allowed to judge himself in such matters. No client has a right to demand at his advocate shall be and generous, or that he does anything therein repugnant to his own sense of honor and property। अच्छा, इसमें चीज ये आती है कि वाकयाती तौर पर कुछ इस तरह से करना 158 है कि एक एडवोकेट जो है वो कोशिश कर रहा है कि ड्यूरिंग ट्रायल दूसरे एडवोकेट की कमजोरियों से फायदा उठाने की कोशिश करे। फॉर एग्जांपल, जो दूसरा एडवोकेट है वो किसी मुसीबत में है, किसी एफ्लिक्शन में है या किसी सोग में है जिसकी वजह से वो आ नहीं सकता, पहली चीज। दूसरा, अगर वो तारीख ले लेते हैं तो वो तारीख जो है वो किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं देती, ठीक है। लेकिन जो पहला एडवोकेट है वो ये कोशिश कर रहा है कि यार दूसरा जो एडवोकेट है मुश्किल में, इसलिए जरा उसको आज ही बुलाया जाए तो मुझे जरा इससे जो है वो एक प्ली मिलेगी या मैं अपने मामले को सही तरीके से डील करके ले जाऊंगा। तो दूसरा क्योंकि प्रेशर में है और वो उसके जो है वो इस तरह के मामला से गुजर रहा है, तो मुझे इस चीज का जो है एज मिलेगा। तो वो कहते हैं कि ये भी एक तरह से गलत है। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि जी आपका ऑपोजिट किसी वजह से नहीं आ पा रहा या उसकी एक वैलिड रीजन है, और अगर आज आप तारीख ले भी लेते हैं या उनकी तरफ से तारीख मिल भी जाती है या वो ले लेते हैं, तो आप उसके ऊपर जो है वो आग बगोला ना हो या फिर अदालत को इस लिहाज से अप्रोच करने की कोशिश ना करें कि नहीं जी वो आज ही है, वो आज ही है। तो इस तरह से आपने जो है वो नहीं करना। तो इस चीज से भी जो है वो कंडेम किया गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सी है कि ड्यूटी टू द कोर्ट। अब हमारी चीज आ जाती है कि पहले हम पढ़ चुके हैं एक एडवोकेट का बिहेवियर क्या होना चाहिए किस चीज को लेकर अपने ही दूसरे एडवोकेट्स के साथ। दूसरा हमने पढ़ा क्लाइंट्स के साथ कैसा होना चाहिए। तीसरा हमने पढ़ा कि एक एडवोकेट को सॉरी कोर्ट्स के साथ कैसा होना चाहिए। 159 जो है ये यहाँ से शुरू होता है। ड्यूटी टू द कोर्ट। इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू मेंटेन टुवर्ड्स द कोर्ट अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, नॉट फॉर द sake of the temporary incumbent of the judicial office but for the maintenance of its supreme importance. Judges, not being wholly free to defend themselves, are peculiarly time peculiarly entitled to receive the support for the bar against unjust criticism and clamor. At the same time, whenever there is proper ground for complaint against a judicial officer, it is the right and the duty of an advocate to ventilate such grievance and seek redress thereof legally and to protect the complaint and person affected। अब इसमें दो पहलुओं के बारे में बात है कि जहां पर जज ठीक है
अच्छा फैसला कर रहा है। क्योंकि जज जो है उसने ज्यादाना तौर पर काम तो करना है, लेकिन जब कोई शख्स ज्यादाना तौर पर काम करता है फिर उसको दो चीजों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। क्रिटिसिज्म का मतलब है तनकीद, क्लैमर का मतलब है शोर गुगा। तो जब तक वकला हजरात जज के साथ नहीं होंगे, बार उनको सपोर्ट नहीं करेगा, तो सपोर्ट नहीं करेगी तो वो किस तरह से जो है वो ज्यादाना तौर पर अदल फराहम कर सकेंगे? उनको कैसे पता चलेगा कि उनके सपोर्ट में लोग हैं वो सेफ हैं? जज साहब सेम इसी तरह से उन्होंने कहा है कि अगर कोई जज इस तरह का है कि वो जुडिशियल ऑफिसर होकर ऐसे मामला डील कर रहा है जो कि अनजस्ट है, ठीक है, और वो राइट नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से अदा नहीं कर पा रहा, तो फिर उसमें अगर उसको हटाना मतलूब है, या किसी शख्स को जज रखना ही नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल करेक्टर, ठीक है, तो फिर ये इस तरह से एडवोकेट के ऊपर ये जिम्मेदारी भी आती है कि वो फौरी तौर पर अगेंस्ट जो उसको हटाने के लिए कि जो हमारा अदलो इंसाफ का निज़ाम खराब होगा, उस जज को हटाने के लिए वो अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे और फौरी एक्शन जहाँ पे लिया जाए उसके अंदर शामिल हो। तो दोनों सूरतों में यह है कि एक जज है अच्छा वर्क कर रहा है, अदलो इंसाफ पर मबनी वर्क कर रहा है, ज्यादाना तौर पर काम कर रहा है, बार और वकला हजरात उसकी फुल सपोर्ट करें, लेकिन जहां पर ये तासुब तंग नजरी का मुजाहरा कर रहा है, अनजस्ट चल रहा है, फेवर पे चल रहा है, नेपोटिज्म पे चल रहा है, तो वहां पे अगर उसे हटाना हो तो भी बार और वकला हजरात जो है वो उसको हटाने में अपनी जिम्मेदारी अदा करें। उसके बाद हमारा आता है 160, एंड एडवोकेट शैल नॉट एडवाइस अ पर्सन whose testimony could establish or tend to establish a material fact to avoid service of process or conceal himself or otherwise to make his testimony unavailable। ये 160 है, कहते हैं एक शख्स है जिसकी जो शहादत है वो मतलूब है और किसी मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड, तो एडवोकेट साहब कहें कि यार जब तुझे सर्विस या समन की तामील होगी तो उसको रिफ्यूज कर देना, अवॉइड करने की कोशिश करो या शहादत ना देना। तो इस तरह के मशवरे वकील को जेब नहीं देते कि वो किसी शख्स को इस तरह के मशवरे दे। उसके बाद है 161, एन एडवोकेट शैल नॉट इंटेंशनली मिसकाउट टू अ जज। गलत बयान नहीं करना है किसी चीज के बारे में, इसको वो कहते हैं मिसकाउट। कोटेशन का जैसा वर्ड है ना उसी से कोट निकला है। जुडिशियल ऑफिसर और जूरी, द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस, द आर्गुमेंट ऑफ द अपोजिंग एडवोकेट और द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स, nor shall he intentionally misquote to a judge and judicial officer the language of a book, statutes or decisions, or shall he, with knowledge of its invalidity and without disclosing such knowledge, cite as authority a decision that he has been overruled and statutes that he has been repealed or declared unconstitutional। अच्छा अब इसमें यह है कि हम कहते हैं ना कि फजूल की बोंगियां मारना नॉर्मली हम ये वर्ड यूज करते हैं, तो इस तरह की हरकतें ना करें अदालत में खड़ा होके, कुछ ऐसे हवालाजात पेश करे बुक्स से रिलेटेड, फलां में ये लिखा है, फलां में ये लिखा है, फलां रूल ये कहता है, जो कि उसमें मौजूद ना हो, जिसका उससे ताल्लुक ना हो। फिर तीसरी सूरत हाल, कुछ इस तरह के लॉज लेकर आए जिसको पता है कि रिपील्ड हो चुके हैं, अनल हो चुके हैं, अब इसकी कैपेसिटी नहीं है, तो उसके बारे में बात करना शुरू कर दे या उनका हवाला देना शुरू कर दे। तो ये सारी बातें ऐसी है जो इंडिसेंट हैं और प्रोफेशनलिज्म के अगेंस्ट हैं। तो इस चीज को क्यों कंडेम किया गया है? ये वक्त खराब करने के मुतरादिफ है। जो कॉन्सेप्ट है एडवोकेट का वो ये है कि वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट होता है, ना कि उसे मजीद उलझाए। अब एक वकील साहब हैं, वो अदालत में खड़े मिस कोट कर रहे हैं, गलत गलत साइटेशंस पेश करी जा रही हैं, अपनी तरफ से कहानियां गढ़ के बताई जा रही हैं, ऐसे हवाला जात दे रहे हैं जो कि है ही नहीं, तो फिर उससे क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। अपना वक्त भी जाया कर रहे हैं, कोर्ट का वक्त भी जाया कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद है 162, marked attention and unusual hospitality on the part of an advocate or judge or judicial officer not called for by the personal relations of the parties subject both the judge and the advocate to misconstruction of motive and should be avoided। इसमें चीज बताइए कि वकील और जज के अंदर अनयूजुअल हॉस्पिटैलिटी का होना और फिर उनके दरमियान इस तरह की बातचीत करना जो कि उनकी ड्यूटी से रिलेटेड है। मतलब ये है कि उस केस के बारे में डीलिंग्स भी हो रही हैं, वकील साहब एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स में जो है वो जज साहब से मिल भी रहे हैं,
नो डाउट अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जो है वो एक्स्ट्रा हॉस्पिटैलिटी का मुजाहरा करते हुए अपने फेवर्स हासिल करने की कोशिश करें। तो वो कहते हैं कि ये गलत रवैया जाता है। ठीक है, एडवोकेट शुड नॉट कम्युनिकेट और आर्ग्यू प्राइवेटली विद द जज एज द मेरिट्स ऑफ पेंडिंग cause and he deserves rebuke and denunciation for any advice or attempt to gain from a judge special consideration or favor। अब वही चीज बताई गई है ना कि दोनों बैठे हैं और प्राइवेट जो के केसेस से मुतल्लक मामला आता है उसको मतलब फेवर हासिल करने की कोशिश करें, तो ये अगेंस्ट है इस चीज के ना। और ये इंडिपेंडेंस जो हमारे पेशे की है उसके अगेंस्ट है। तो ये जो हमारा रूल है इसका सारा क्रक्स ही ये है कि जो मार्क्ड टेंशन है यानी कि सबको ही नजर आ रही है, इज्जत रखना, आपका हॉस्पिटेबल होना, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपका मकसद ही पीछे ये हो कि भैया मैं इससे फेवर लूंगा, ये ठीक नहीं है। उसके बाद है 163, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट एंगेज इन पब्लिक प्रोसिक्यूशन इज नॉट to convict but to see that justice is done. And the suppression of facts for the concealing of witness capable of establishing the innocence of the accused is highly reprehensible। इसमें ये बात बताई कि अब एक वकील साहब जो हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, उसकी कैपेसिटी में आ गए हैं। अब वो यही सोचें कि भाई इस पर्सन को तो मैंने सजा ही दे के हटनी है। ठीक है, इससे तो मेरा तो प्रोसिक्यूशन का मकसद ही भाई ये है कि इसको सजा दिलवाऊं। वो कहते हैं इस माइंड सेट से कम से कम बिल्कुल भी ना है। मकसद ये देखें कि क्या जस्टिस जो है वो डन होगा, क्या मैं इंसाफ फराहम कर सकूंगा, कौन सी चीजें मैं देखूंगा, कौन सी अडोप्ट करूंगा कि मैं इंसाफ फराहम कर सकूं या अपनी पार्ट का जो है वो इंसाफ की फराहमी में हिस्सा निभा सकूं। तो इस सेंस से आए 160 थ्रू जो है वो इसकी बात कर रहा है कि इस सेंस के साथ आपने आना है, ना कि आप अगर प्रोसिक्यूटर आ गए हैं तो आप यही सोचें कि भाई मेरा मकसद तो इससे सजा दिलवाना है, जो भी हो सजा दिलवानी है मैंने। 164 है, publication in newspaper when an advocate as to pending or anticipated litigation may interfere with a fair trial in the courts and otherwise prejudice the due administration of justice. Generally, they are to be condemned if the extreme circumstances of particular case justify a statement and reference to the facts should not reach the public. It is unprofessional to make them anonymously. An ex parte reference to the facts should not go beyond quotations from the record and papers on file in the court, but even in extreme cases it is better to avoid any ex parte statement। अब इसमें चीज बताई कि कुछ ऐसे केसेस हैं कि जो कि अभी एंटिसिपेटेड है लिटिगेशन के लिए, यानी कि अदालत में चल रहे हैं, उन कुछ पेंडिंग है, कुछ के ऊपर लिटिगेशन चल रही हैं। तो वकील साहब प्रेस का सहारा लेते हुए उसको जो है वो पब्लिक के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हर चीज पब्लिक के सामने तो नहीं लाई जाती, क्योंकि पब्लिक का रवैया उन चीजों को देख के फर्क हो सकता है, वो उन चीजों की टेक्निकलिटीज नहीं जानते। ठीक है, अब पब्लिक को भी अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाए, इस सिलसिले से क्या हो सकता है कि अदालत को अपने जिम्मेदारियां सरअंजाम देने में मुश्किल पेश आ सकती है। तो कोई वकील साहब इस तरह की प्रैक्टिस करें या इस तरह का मामला करें तो ये गलत है। ये चीज इसके अंदर बताई गई है कि ये चीज जो है वो आप नहीं कर सकते एज एन एडवोकेट, कि इस तरह की जो है अंदर प्रैक्टिसेस करें कि अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं केस हार जाऊंगा या हमारी तरफ ओपोजिट जो है वो फैसला आएगा, तो क्यों ना ये काम ही कर दिया जाए कि अदालत को डिस्टर्ब कर दिया जाए। तो ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। 165, इट इज द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट्स टू endure to prevent political considerations from outweighing judicial fitness in the appointment and selection of judges। इसमें ये चीज बताई गई है कि एज एन एडवोकेट हमारी जिम्मेदारी ये है कि पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है हमारे जुडिशियल सिस्टम में उसको कम से कम करें। उससे ये चीज कि जहां आप देख रहे हैं किसी जज की जो है वो मुलाजमत सियासी बेसिस पे हो रही है, कि कोई जज है उसको अपॉइंट किया जा रहा है, उनको पता है कि यहाँ पर हमने अपने से सियासी मकासद निकलवाने हैं, तो इस चीजों को आपने कंडेम करना है, ऐसे जजेस को ना आने दें, उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेस्ट करना है। ऐसे लोगों को सिलेक्ट ना होने दें जो कि सियासी तासुब और तंग नजरी के साथ फैसले करें। ये एक वकील को बताया गया अगेंस्ट जज। अगर जज इस तरह के अपॉइंट किए जा रहे हैं सियासी मकासद के लिए,
तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। 165 में ये बात की है। 166 है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट्स टू अपीयर इन कोर्ट्स व्हेन अ मैटर इज कॉल्ड एंड इफ इट इज सो पॉसिबल टू मेक सेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स। अब उन्होंने बात बताई है कि जब उनको बुलाया जाए कोर्ट की तरफ से, वो क्लास रात को प्रॉपर कोशिश करें कि एट द टाइम पहुंचे और अपीयर हो कोर्ट्स के अंदर। और अगर नहीं आ सकते या कोई और मामला है तो उसका अल्टरनेटिव तौर पर इस तरह से सेटिस्फाई जरूर अदालत को कर दे कि कोई इस तरह की बात ना रहे जिससे सिट्रेनिटी पैदा हो वकील या कोर्ट्स के रिलेशंस में। 167 है, an advocate should, in general, refrain from volunteering in his legal opinion or addressing any arguments in cases in which such advocate is not engaged unless called upon to do so in open court by a judge or judicial officer. In advancing any such opinion, he must do so with a sense of responsibility and impartiality without any regard to the interest of any party। अब इसके अंदर ये चीज उन्होंने बताई है कि एक वकील साहब उस वक्त ही बोले या लीगल ओपिनियन दें जब उनसे पूछा जाए। तो ऐसे ही अदालत में खड़े होकर किसी और केस से रिलेटेड अपनी जो है वो आर्गुमेंट्स देना शुरू कर दें या अदालत को एड्रेस करना शुरू कर दें, तो ये रिक्वायर नहीं होता। हाँ, अगर अदालत जो है वो पूछे किसी सिलसिले में, तो फिर जो है वो हो सकता है कि अदालत जो है उसमें फ्रेंड एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट पूछना चाहे, तो वो अलग चीज आ जाती है। और अगर इस तरह से बात पूछी जाती है उस शख्स से, तो उसमें उन्होंने कहा है कि इन एडवांसिंग एनी सच ओपिनियन ही मस्ट डू सो विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी की हैसियत से उसने अपनी ये ओपिनियन देनी है। एंड इम्पार्शियलिटी विदाउट एनी रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी। और फिर उसने विदाउट एनी पार्टी की इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए देनी है। यानी कि अब अगर उससे पूछा गया है कोर्ट की तरफ से या उससे राय मांगी गई है, तो फिर उसने इन दो चीजों को मद्देनजर रखते देनी है। ये 167 हमारा रूल है। अच्छा जी, हमारा उसके बाद आता है पार्ट डी, कंडक्ट विद रिगार्ड टू द पब्लिक जनरली। अब एक एडवोकेट का जनरल जो हमारा पब्लिक है उसके साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए, ये माइंड में रखें कि पब्लिक में अमीर गरीब, ओहदेदार लोग, ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, हर तरह के लोग हैं। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए एक एडवोकेट किस तरह का बिहेवियर रखेगा, हम उसके बारे में देख रहे हैं। 168 है, an advocate shall not accept employment to prosecute or defend a case out of spite or for the purpose of harassing anyone or delaying any matter, nor shall। अच्छा, ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। और nor shall he take or prosecute any appeal willfully motivated to harass anyone or delay any matter। दो चीजें होती हैं नॉर्मली प्रैक्टिस में, जो केसेस आए होते हैं। एक तो किसी को तंग करना, किसी को हरासा करना, या किसी मामले को डिले करवाने के लिए। इन्हीं चीजों को कंडेम किया गया 168 के अंदर कि ऐसे केसेस तो एक वकील ने लेने ही नहीं है जिनका मकसद ही हो। तो ये इसके अंदर सिंपल बात है। 169 की तरफ चलते हैं। एडवोकेट शुड ऑलवेज ट्रीट adverse witnesses and parties with fairness and due consideration, and he should never minister to the mal malevolence of prejudices of client in the trial or conduct of cause. The client cannot be made the keeper of the advocate's conscience in professional matters. He has no right to demand that his advocate shall abuse the opposite party or indulge in offensive arguments। अब इसमें चीज आती है वो, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि एक जो काम भी होता है या जिसके नताइज निकलते हैं, उसमें यह है कि ताली एक एक हाथ से नहीं बजती। अब उसमें एक एडवोकेट को एक कंडक्ट रवैया इख्तियार करने को कहा गया है कि पहले तो एडवोकेट जो है उसने ताज्जुब के ऐनक को उतार के अपनी डीलिंग्स करनी है। दूसरी विटनेसेस हैं, तो आपने उनको सही तरीके से डील करना है। उनसे इस तरह के सवालात करना, उनको बिल्कुल लेट डाउन करने की कोशिश करना, उनके ऊपर पर्सनल अटैक करना कि बिल्कुल अपने जो आपका क्लाइंट है उसको खुश करने के लिए, ठीक है, ये चीज नहीं करनी। उनको अच्छे तरीके से आपने डील करना है। और इंसान वो पहले हैं और एडवर्स विटनेसेस वो बाद में है। तो इस चीज को मद्देनजर रखना है। दूसरा ये चीज बताई गई है कि क्लाइंट एक वकील को इस तरह से फीड करे कि वकील साहब से ये काम करवाने की कोशिश करे कि दूसरी पार्टी को बेइज्जत करवाने की कोशिश करे। तो वकील को यहाँ पर कंडेम किया गया है या उसे बता दिया गया है
कि अपने जो क्लाइंट है इस तरह की उसकी इस तरह की बातों में नहीं आना, ना उसकी इस तरह की बातें माननी है। क्योंकि प्रोफेशनलिज्म में ये चीज़ है कि जो वकील है उसकी अपनी सोच बूझ जो है वो उसके अंदर ऐड होती है। तो अगर कोई क्लाइंट उसे ये कहे कि नहीं तुम दूसरी पार्टी को इस तरह से जलील करो, तो इस तरह से उसे जलील जो है इसको एडवोकेट के मतलब उसे जेब नहीं देता कि उस तरह की हरकत करे जस्ट किसी के कहने पे। तो वो अपने क्लाइंट को भी शटअप कॉल दे सकता है। 170 an advocate must decline to conduct a civil cause or to make defense when convinced that it is intended merely to harass। ये ऑलरेडी हम जो ऊपर पढ़ रहे हैं उसी का मिलता जुलता है कि जस्ट हरास करना मकसद है ओपोजिट पार्टी को, या उनको प्रेस करना, या रोंगफुली उन्हें ये अदालती मामला में उलझाना हो। तो बेहतर यही है कि इस तरह के मामला से दूर रहें। It becomes his duty to insist upon the judgments of the court as to the legal matters the client's claims. His appearance in court should be deemed equivalent to an assertion on his honor that, in his opinion, his client's case is one proper for judicial डिटर्मिनेशन। अच्छा, अब एक चीज बताएगी, दूसरा उन्होंने बताया कि but otherwise it is his right and having accepted a retainer it becomes his duty to insist upon the judgment of the court। कि अगर एक तरफ एक एडवोकेट को ये बात कही गई है कि वो फजूल की लिटिगेशंस नहीं करेगा जब उसे पता चले कि किसी को तंग करने के लिए की जा रही है, तो उसने ये चीज नहीं करनी। दूसरी तरफ अगर आपको फेयर डीलिंग्स मिली हैं एक एडवोकेट को, तो उसने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि वो कोर्ट को इस तरह से अप्रोच करे कि जो उसका क्लाइंट है उसे सही तरीके से इंसाफ हासिल हो सके, और उसकी कोई ओपिनियन जो कि कोर्ट की तरफ से आ रही है वो कोई ऐसी ओपिनियन ना दे जिससे उसके क्लाइंट को नुकसान पहुंचे। तो कहने का मकसद यही आता है कि ये सारी बात फेयरनेस की है कि ना तो वो अदालत की तरफ से अपने क्लाइंट को ओप्रेस्ड होने दे, ना ही क्लाइंट की तरफ से खुद ओप्रेस्ड होके किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। 171 advocate is obliged to act either as advisor or advocate for every person who may wish to become his client. He has the right to decline professional employment. Every advocate, upon his own responsibility, must decide what business he will accept as an advocate, what cause he will bring into court for plaintiff, and what cases he will contest in court for the defendant। ये चीज आती है 171 जो है वो वकील को मेंटली तौर पर फ्री कर रहा है। किस तरह से कर रहा है कि हर चीज को एक्सेप्ट करना, हर केस को ही ले लेना, ये जरूरी नहीं है एक वकील के लिए। अगर आप एक प्रोफेशन अब एक फील्ड में इन है, ठीक है, सिविल में या क्रिमिनल किस में, तो आप कह सकते हैं कि भाई मैं सिविल लेता हूँ, मैं क्रिमिनल केसेस डील नहीं करता। अगर उस फील्ड में कोई ऐसा केस आता है जो कि आप समझते हैं कि भाई मैं इसको डील करने में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप इसे रिफ्यूज कर सकते हैं। तो क्या कहने का मकसद ये आता है कि ये एक एडवोकेट की अपनी विल है कि वो कौन सा केस लेना चाहता है, कौन सा केस नहीं लेना चाहता। अगर वो किसी केस को मतलब नहीं परसू करना चाहता या उसे नहीं देखना चाहता, तो वो उसको बिल्कुल जो है वो एक्सक्यूज भी कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसे हर चीज को यस ही कहना है। 172 नो client, corporate or individual, whoever powerful or any caste, civil or political, whoever important is entitled to receive, nor should any advocate render any service or advice involving disloyalty to the law whose ministers advocates are। अब ये जो बात है ना 172, ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट बता रहे हैं मैं सोसाइटी से रिलेटेड, जिसमें कोई आला तबका ताल्लुक रखता है, कोई मिनिस्टर वगैरह हैं, वो अप्रोच कर रहे हैं एडवोकेट को कि तुम जो है हमारा साथ दो, ठीक है, हम तुम्हें फलां ओहदा दे देंगे, या तुम्हारा ऐसा ख्याल रखा जाएगा, या उसको इस तरह से कैपेसिटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से वो लॉ से दूर हो जाए और वो ऐसे एक्ट करना लग पड़े जो अगेंस्ट लॉ है। तो कहने का मकसद ये है कि इंसानी फितरत है कि जब उसे किसी तरह की लालच दी जाए तो वो भटकता तो जरूर है। तो हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ इस तरह के काले का अब ये समझ लें काली भेड़ें पाई जाती हैं कि जब उनको पता चलता है कि एक शख्स इस तरह से कैपेसिटी में है, तो वो उसको लालच देने की कोशिश करते हैं। तो यही सारी स्टेटमेंट इसके अंदर ऐड की हुई है कि हमने जो है वो ओनर को मद्देनजर रखना है। हमने कुछ इस तरह की सर्विसेज किसी से भी नहीं लेनी, बेशक किसी का कितना बड़ा ओहदा हो,
बेशक आपको बहुत सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हों, तरक्की के ख्वाब दिखाए जा रहे हों, तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करनी, क्योंकि वो हमारे लॉ के अगेंस्ट है, वो हमारी कोर्ट्स के अगेंस्ट है। 173 एन एडवोकेशन नोट communicate with nor appear before a public officer, board committee or body in his professional capacity without first disclosing that he is an advocate representing uh, representing interests that may be affected by the action of such officer, board committee or body। अब ये चीज बताई गई है कि एक एडवोकेट जब किसी बोर्ड कमेटी के सामने जाता है, तो उसने वहां पे बताना जरूर है कि भाई मैं एडवोकेट हूँ, ठीक है, और मैं किस मकसद से आप लोगों के सामने आया हूँ, तो उसने अपनी ये कैपेसिटी छुपानी नहीं है। ये चीज आता है। और वो जिस मैटर के लिए आया है ना, उसके अंदर वो एडवोकेट है, यानी कि ये बताने की कोशिश की गई है कि मैं इसे परसू कर रहा हूँ, या मैं जो हूँ इस केस को लड़ रहा हूँ, जो मैं आपके पास है, तो मैं एक एडवोकेट हूँ। 174 An advocate should not accept employment as an advocate in any matter upon the merits of which he has previously acted in judicial capacity। अब एक वकील जो कि अब मौजूदा हालात में वकील है, लेकिन वो जज भी रह चुका था, तो उसने उसके ऊपर बकायदा तौर पर जो है एज अ जुडिशियल ऑफिसर वर्किंग की थी उस केस पे, और उसने उसको जो है वो अपनी कोर्ट में रन किया था। अब वो दोबारा से उस केस को डील करे, ऐसा नहीं हो सकता एज एन एडवोकेट, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर था। एडवोकेट हैविंग वंस हेल्ड public office having been in the public employment should not after his retirement accept employment in connection with any matter which he has investigated। रीजन ये आती है ना कि एक वकील साहब जो पहले जज थे, अब वो रिटायर भी बेशक हो गए हैं, लेकिन वही मामला फिर उनके सामने दोबारा आ गया है। उनकी कैपेसिटी अब चेंज है, लेकिन ये कैपेसिटी इनके फेवर में नहीं जाएगी कि जी अब वो वकील हैं, पहले वो जज थे, तो मामला तो फर्क है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर वही मामला दोबारा रख दिया जाए। उन्होंने ऐसा नहीं करना। अगर वो कैसे किसी पहले मामले में इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारियां जा कर चुके हैं एज जुडिशियल ऑफिसर या पब्लिक ऑफिसर, तो अब उसने उस चीजों को नहीं देखना, बेशक वो अब एडवोकेट हो। 174A No advocate will use his previous designations or posts such as retired justice, ex-justice, retired general, ex-attorney general, ex-advocate general, or use any ex-designation, post, or calling in any manner whatsoever as a prefix or suffix, either on letterpad, name plates, sign boards, greeting cards, or any form during the period of his practice as an advocate and any time। अब जो हो चुका सो हो चुका, यानी कि एक्स की चीजें हैं हो चुकी। 174A की बात हो रही है। अब उसको बार बार अपने नामों के साथ लगाना, कभी कार्ड्स पे लिखना, कभी नेम प्लेट्स पे लिखना, तो कभी कहीं तो कहीं, तो वो कहते हैं कि जो एक्स की चीजें हैं अब उसको दोबारा से अपने साथ ना लिखें, खत्म कर दें इस चीज को। 174B नो एडवोकेट शैल डिस्प्ले आउटसाइड हिज ऑफिस और एनीवेयर एल्स हिज नेम ऑन द नेम प्लेट एंड बोर्ड ऑफ साइज नॉट मोर देन एक सही 1/2 × 2 ये नहीं कि इतना साइज जो है वो आपकी नेम प्लेट का आपके ऑफिस के बाहर लगा हो, या किधर भी आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो लगा दें। इस साइज से ज्यादा बड़ा बोर्ड नहीं होना चाहिए। वन उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, 175 एन एडवोकेट शैल नॉट ज्वाइन और कैरी ऑन एनी अदर प्रोफेशन बिजनेस सर्विस और वोकेशन और शैल नॉट बी एन एक्टिव पार्टनर और सैलरीड ऑफिशियल और सर्वेंट और be subject to the terms and conditions of the service of the government, semi-government or autonomous body or any other organization, institution, public or private। अच्छा जी, 175 की ए क्लास 1 है, तो उसमें ये चीज बताई गई है कि जी एक एडवोकेट जब अपनी ये जिम्मेदारियां अंजाम दे रहा है अपनी कैपेसिटी में, तो उसे ये चीजें नहीं करनी। उसने किसी प्रोफेशन में नहीं जाना, उसने बिजनेस नहीं भी करना, उसने किसी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो मामला हैं उसके अंदर सैलरीड पर्सन की हैसियत से वर्क नहीं करना, ना वो सैलरीड ऑफिशियल होगा उसके अंदर। ऑटोनोमस बॉडी और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन कि वो वहाँ पे अदालतों में भी पेश हो और पब्लिकली भी कुछ कर रहा हो और प्राइवेट भी कुछ कर रहा हो, तो इस चीज से जरा मना किया गया है कि वो फिर एक्स्ट्रा कैपेसिटी में कुछ नहीं करेगा। अच्छा जी, उसके बाद ये बनती है एनी वायोलेशन ऑफ सब रूल 1 जो कि हमने ऊपर बयान किया, बैन एडवोकेट शैल एंटेल कॉन्सिक्वेंसेज एज प्रोवाइडेड इन रूल 108O। उन्होंने बताया कि जो कोई भी आप जो हमने ऊपर बातें बयान की 175(1) में उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, या आपको उन नतज को भुगतना पड़ेगा जो हमारे 108 वो में बताते हैं। 175A
Non-observance or violation of the canons of professional conduct and etiquettes mentioned in this chapter by any advocate shall be deemed to be a professional misconduct. अगर कोई भी वकील जो तमाम मामलात ऊपर बताए गए हैं उसमें किसी भी चीज का मिसकंडक्ट करता है तो ये तस्वुर होगा कि उसने जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसकी खिलाफ वर्जी की है और उसके खिलाफ जो है प्रॉपर एक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। 175 बी, नॉन ऑब्जर्वेंस और डिफियांस of decisions instructions of Pakistan Bar Council by any bar council or bar association or any member of the bar advocate shall be deemed to be a gross professional misconduct। gross का मतलब होता है संगीन, जो है वो पेशा वराना खिलाफ वर्जी, उसका मुर्तकिब कहलाया जाएगा, ये 175 बी कहता है। तो ये हमारा लेक्चर था जिसके अंदर मोस्टली जितने भी हमारी चीज़ें थी मैंने आपको क्लियर कट कर दी और होप्स हो कि आपको ये वीडियो लाइक बिल्कुल आई होगी। ठीक है, इसको नेक्स्ट शेयर भी करें, चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो ये इसका जो है वो यही मेरे लिए एट्रीब्यूट होगा। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।